जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। मुकुंद अपने पिता से जाकर कहते हैं, पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय के पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपए देंगे? पिताजी ठाहा मारकर हंसने लगे और कहने लगे, यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही कहानी सुना रहे हो और अंतिम क्षण में तुम्हारे गुरु श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। यह सच है पिताजी, लेकिन यदि मैं उन्हें यह बता दूं मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं तो मुझे लगता है इस बार वे यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी ने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी थमा दी और यह भी कहा, मैं नहीं समझता यात्रा के लिए प्रत्यक्ष सहारों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने गुरुदेव को वह खजाना दिखा दिया, परंतु उनके शब्द बड़े गोलमाल थे। कहने लगे, मैं जाना तो चाहता हूँ, हाँ, पर देखेंगे। मैंने जब कन्हई को साथ चलने के लिए कहा तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को, राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योति नाइडी और एक अन्य लड़का, हमने सोमवार का दिन तय किया था। सोमवार को प्रातः ही मैं सामान के साथ गुरुदेव के आश्रम पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जिद चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो, हम लोग ही चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा। सामान की देखभाल के लिए कोई न कोई तो चाहिए ही था। मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह हमारे घर नौकर था। अब श्री रामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। गिरजाघर के सामने ही गुरुदेव से भेंट हो गई। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी, मुझे पता चला है कि आप और कन्हई यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। पिछले साल वो कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना मजदूरी के ही सेवा को तैयार था। गुरुदेव बोले, मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। गुरुदेव कहकर आगे बढ़ गए। बिहारी घर के आंगन में ही था, परंतु जैसे ही मैंने उससे कश्मीर की बात छेड़ी उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। उसने क्षमा मांगी और घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक द्वार पर खड़ा रहा। शायद बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा। बिहारी तो आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से कहीं चला गया है, एक आदमी ने बताया। मैं यह सोचते हुए वहां से चल पड़ा। गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव काम कर रहा था। गिरजाघर पार करते ही गुरुदेव पुनः बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा? अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था। गुरुदेव, मैं अपने चाचा जी के पास जा रहा हूँ, वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दें। गुरुदेव फिर बोले, मुझे नहीं लगता वहाँ जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। मैं कचहरी जा पहुंचा। चाचा शारदा घोष, जो सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैंने अपने चाचा से कहा, मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। चाचा ने कहा, मुकुंद, यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? गुस्से से वे चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी इस मटर गश्ती में तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? मेरे इतने नरम स्वभाव के चाचा जी के रवैये में अचानक इस परिवर्तन से मैं डर गया। मैं आश्रम लौट आया। मेरे मन में विश्वास जोर पकड़ रहा था। गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई न कोई गहन उद्देश्य तो अवश्य है। मेरा मन ग्लानि से भर आया। गुरुदेव बोले, मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहोगे? राजेंद्र और बाकी लोगों को आगे जाकर कलकत्ता में रुकने के लिए कह सकते हो। वैसे भी कलकत्ता से कश्मीर के लिए गाड़ी तो शाम को छूटने वाली है, तुम्हें बहुत समय मिलेगा। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता।
मेरे मित्रों ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई, सामान सहित चले गए। कन्हई और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे बाद गुरुदेव उठे, भोजन कक्ष की ओर चले गए। कन्हई, मुकुंद का खाना परोस दो, ट्रेन का समय हो रहा है। कहते ही गुरुदेव के अचानक मुझे मितली आने लगी। पेड़ में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगे। यातना इतनी तीव्र थी जैसे मुझे किसी अचानक नरक कुंड में फेंक दिया गया हो। मैं लड़खड़ाते कदमों से गुरु की ओर बढ़ने लगा, उनके सामने जाकर गिर पड़ा। ये सब एशियाटिक कालरा के लक्षण थे। श्री गुरु युक्तेश्वर जी और कन्हई मुझे उठाकर बैठक खाने में ले गए। मैं चीख उठा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री गुरुदेव ने मेरा सिर गोद में रख लिया, सहलाते हुए बोले, तुम यदि अभी स्टेशन पर होते तो क्या होता? मुझे विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि यात्रा के विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। आखिर मेरी समझ में आ गया, कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित समझते हैं। इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी मनुष्य को स्वाभाविक जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना ही असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा, राजेंद्र और अन्य लोगों के माध्यम से मेरी इच्छा शक्ति को कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्कसंगत और सामान्य समझा था। श्री युक्तेश्वर जी ने डॉक्टर को बुला लाने चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे गुरुदेव के शब्द निकलते ही तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया। डॉक्टर आए, जांच की और कहने लगे, तुम्हारा संकट टल गया है, फिर भी टेस्ट के लिए कुछ नमूने ले जाता हूँ। प्रातःकाल में ही डॉक्टर आए। मैं स्वस्थ चित्त बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम तो इस प्रकार बैठे हो जैसे मृत्यु पास भी फटकी नहीं थी। परीक्षण से पता चला तुम्हें एशियाटिक कालरा हो गया है, तो तुम्हें जीवित देखने की बहुत ही कम आशा थी। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें रोग निवारण की देवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। जब डॉक्टर निकल रहे थे तो राजेंद्र और आईडी भी वहां आ पहुंचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरों पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरों पर रोष के जो भाव थे वे अचानक सहानुभूति में बदल गए। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास हुआ। अब मुझे विश्वास हो गया है, आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे आने नहीं देंगी। आज की ये प्यारी कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।